नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। ठेकेदारों से लेवी मांगने वाले 2 नक्सलियों को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में काम कर रहे बालाजी कंस्ट्रक्शन के मैनेजर से जंगल महल संगठन और माओवादी के नाम पर लेवी मांगी जा रही थी। इस मामले में पुलिस की विशेष टीम ने वेस्ट बोकारो ओपी के अतना चैनपुर गांव निवासी कौसर अंसारी और हजारीबाग जिले के बड़का गांव निवासी द्वारिका प्रजापति को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने कांड दर्ज किया और कांड दर्ज करने के बाद एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व एसडीपीओ पतरातू कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ पहले से इस तरीके का मामला उजागर हो चुका था। इसमें 2 लड़के को भी पकड़ा गया है। जो लड़का पहले से टीपीसी में काम कर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं, और इन दोनों लड़कों के द्वारा जेल से निकलने के बाद जंगल महल संगठन के नाम से एक उग्रवादी संगठन बनाया गया है, बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और उसी संगठन के नाम से लोग रंगदारी मांग रहे थे और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और चतरा से खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान में चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली की गिरफ्तारी लावालौंग थाना क्षेत्र के सोहावन चानी जंगल से हुई है। जिले के एसपी ऋषभ झा ने नक्सली की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लावालौंग थाना क्षेत्र के सोहावन चानी जंगल में ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चतरा से यह खबर है, नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को लावालौंग थाना क्षेत्र के सोहावन चानी जंगल में गिरफ्तारी हुई है और एसपी ऋषभ झा ने इसकी पुष्टि की है। बोकारो के गरगा पुल के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान एक चालक ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया। चालान काटने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ न सिर्फ हाथापाई की बल्कि वर्दी भी उसकी फाड़ दी गई। दरअसल गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद कार चालक भड़क गया और मारपीट करने लगा। पैसा तो मांगने लगा, हम बोले नहीं देंगे, फाइन कटेंगे, आप नहीं लगा करके आए थे। यही बात पर तब मानने लगा। हमको भी पकड़ा पकड़ी हुआ, दोनों आदमी को पकड़ा पकड़ी हुआ था। तब इसके बाद भागने लगा तो हमारा सिपाही था, गाड़ी के पास नहीं जाने दे रहे थे, तो जबरदस्ती लेकर धक्का करके चल गया, भाग गया। तो हम लोग पीछा किए थे, नहीं। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के बरकाखाना बरवाडीह रेलखंड पर टाना भगत समूह के लोगों के रेल चक्का जाम का आज तीसरा दिन है। फिर भी अब तक जिला प्रशासन से कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, चक्का जाम जारी रहेगा। टाना भगत के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इसकी जानकारी है और जो उनकी बातें हैं उनको संदेश दिया गया है कि आप आइए, अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों पर निश्चित तौर पर सरकार संज्ञान लेगी। राज्य की व्यथा बताई है और राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों को ध्यान रखें। टाना भगत भूमि पट्टा, पेंशन और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में मिले अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने टाना भगतों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने रांची में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि टाना भगत की मांग पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।
टाना भक्तों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही थी। जालियांवाला बाग की घटना नहीं थी, उस समय टाना भक्तों ने 1912 में कुसमी के क्षेत्रों में बैठक कर रहे थे। उस समय अंग्रेज सिपाहियों ने 300 से भी ज्यादा टाना भक्तों को गोलियों से भून दिया था। ऐसे टाना भगत स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम भूमिका निभाया था। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड में एक बुजुर्ग महिला ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया है। पिछले 2 साल से महिला शौचालय में रह रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हालांकि जी मीडिया की सूचना के बाद उपायुक्त रमेश घोलप ने बुजुर्ग महिला को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही है। हम संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके यहाँ पर भेजेंगे और उस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन की मांग करेंगे, क्योंकि किस परिस्थिति में उनको वहाँ पर रहना पड़ रहा है। और जब उनका रिपोर्ट आ जाएगा तो हमारा प्रयास होगा कि उनको जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है उस योजनाओं के साथ उनको जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य की व्यथा बताई है और राज्य को आगे ले जाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ाया है, तो केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसकी जानकारी है और उनसे जो उनकी बातें हैं उनको संदेश दिया गया है कि आप आइए, अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों पर निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी, उस पर ध्यान देगी। बिहार झारखंड में चुनावी मौसम आ गया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों में 64 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए डेडलाइन फाइनल कर दी है। 29 नवंबर से पहले अब हर हाल में चुनाव तय है। झारखंड की बेरमो और दुमका विधानसभा सीट पर भी 29 नवंबर से पहले ही मतदान संपन्न होगा। महागठबंधन दोनों ही सीट पर जीत का दावा कर रहा है, तो बीजेपी बूथ स्तर पर वोटर्स को जोड़ने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की करो तैयारी, डेडलाइन हो गई है जारी। 29 नवंबर से पहले चुनाव फाइनल। झारखंड में अब बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर संशय के बादल छट गए हैं। चुनाव आयोग ने 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव और 64 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसमें लोकसभा की भी एक सीट है, जिस पर 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होगा। यानी झारखंड की 2 सीट बेरमो और दुमका में भी अब 29 नवंबर से पहले ही उपचुनाव हो जाएंगे। दुमका, जो संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री की सीट को एक बार फिर अपनी झोली में करना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनौती है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी को पिछली बार से डबल मतों से हराएंगे। संपूर्ण झारखंड में जो जनादेश 7 महीने पहले जनता ने दिया, मुझे लगता है उससे भी बेहतर जनादेश इस बार मिलेगा। दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। जबकि महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस का दावा है कि इस बार बेरमो और दुमका दोनों सीटों पर बीजेपी की करारी शिकस्त होगी। देखिए, दुमका और बेरमो दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। चुनाव आयोग के निर्देशों का हम और तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। भले ही महागठबंधन बेरमो और दुमका के दंगल में जीत का दम भर रहा हो, लेकिन 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर तैयारी में जुटी है, ताकि तारीखों के ऐलान के साथ ही वोटर्स तक पहुंचा जा सके। जब भी इस प्रकार से अवसर आएगा, समय आएगा, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और रहेगी। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव क्यों होंगे, ये भी जान लीजिए। विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद बेरमो सीट खाली हो गई थी।
जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़ने से यहां उपचुनाव होगा। झारखंड में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष अपने कुछ महीनों के काम को लेकर जनता के बीच होगा, तो वहीं विपक्ष सरकार की कमियों पर वोट मांगता नजर आएगा। हालांकि जनादेश जनता को देना है और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ये तो बस डेडलाइन है। मनीष मेहता, चंदन और कामरान के साथ सौरभ, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 18 सितंबर से शुरू होगा। मॉनसून सत्र के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इस बार मॉनसून सत्र 3 दिनों का होने वाला है। सदन की कार्यवाही में जहां विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार की ओर से अनुपूरक बजट, राजकीय विधेयक समेत कई दूसरे विधेयक पेश होंगे। 3 दिवसीय मॉनसून सत्र 18 सितंबर से शुरुआत, सदन में संग्राम के आसार। 18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों के इस छोटे से सत्र में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर, कोरोना सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के तेवर तल्ख होने के आसार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष हर एक सवाल का जवाब मजबूती के साथ देने की तैयारी में है। 3 दिनों तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कब क्या होगा, ये भी जान लीजिए। 18 सितंबर से शुरुआत होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। राज्यपाल प्रत्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 और 20 सितंबर को अवकाश, 21 सितंबर को प्रश्नकाल। 21 सितंबर को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 22 सितंबर को प्रश्नकाल। 22 सितंबर को राजकीय विधेयक के अलावा गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भले ही छोटा है, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से बेहतर तरीके से सत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। देखिए, विधानसभा का सत्र ही इसलिए है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनका एक निश्चित समय अंतराल में उनका समीक्षा भी होता है और उनमें जो त्रुटि होता है उनमें भी सुधार होता है। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के जेल मैनुअल का उल्लंघन, इसके साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो 3 दिन का मुझे लगता है होगा। क्या गूंज उठेगी और नहीं उठेगी, सवाल तो ये है कि सरकार कहीं भी सकारात्मक रूप से काम करती नहीं है, चाहे बाहर हो या विधानसभा के अंदर हो। वैसी स्थिति में प्रयास तो होगा जरूर। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष भी मजबूती से अपने स्टैंड को रखने की कोशिश करेगा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने चुटकी ली है, तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी सरकार की ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। के पास नेता नहीं थे, तो नेता बाहर से लाए, दूसरे पार्टी में ऐसे चुन के आए थे, दूसरे छाप से चुन के आए थे, कंदी छाप से चुन के आए थे। तो मामला है स्पीकर के पास, उनको नोटिस गया है, जहां तक मेरी जानकारी है, फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। तो विधानसभा के लिए तो तैयार है फर्श पर हम लोग, लेकिन इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य का ऐसा जो एक ढक्कन केवल रह गया था, अंदर से सभी चीजें गायब हो गई थी, उसका कौन जवाब देगा? उसके लिए भी तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मॉनसून सत्र को लेकर अभी से झारखंड में माहौल बनने लगा है। हालांकि स्पीकर की कोशिश रहेगी कि सदन में हंगामा ना हो और काम की बात पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। सौरभ, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और राजधानी रांची में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से बिहार के सियासी नेताओं की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है और बिहार की सियासत में झारखंड के नेता भी शामिल हो गए हैं। तो चिट्ठी पर सियासत से लेकर पोस्टर वार तक चल रहा है। जेल आईजी की चिट्ठी पर जेडीयू के सवाल, लालू से मुलाकात पर बीजेपी का पोस्टर वार, झारखंड सरकार पर एनडीए का डबल अटैक, रिम्स में इलाजरत लालू यादव से आरजेडी नेताओं की मुलाकात पर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि जेल आईजी की चिट्ठी इस बात का कबूलनामा है कि लालू यादव से बाहरी लोगों की मुलाकात जेल मैनुअल का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण मिले तो ये भी गुनाह माना जाता है। जेल मैनुअल की धारा का उल्लंघन करिएगा, क्या कारण है, चुप्पी क्यों? माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके आईजी ने पत्र लिखा है, जेल आईजी ने, और सीनियर एसपी के द्वारा जो प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि वहां अवैध रूप से मुलाकात करवाया जा रहा है। जेडीयू ने चिट्ठी को आधार बनाते हुए झारखंड सरकार पर तीखे हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी ने पोस्टर जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के पोस्टर में लिखा गया है कि झारखंडियों के मन में उठ रहा है सवाल, आखिर झारखंड में किसका राज? प्रत्येक दिन बिहार से सैकड़ों लोग टिकट के लिए वहां पर जमावड़ा लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जेल मैनुअल का ये उल्लंघन है। ये कोई आरोप लगाए नहीं लगाए, ये तो सर्वविदित है। एक सजा याफ्ता और चारा घोटाले के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ और फिर सजा हुई, उसके बाद सजा हुआ एक व्यक्ति को आप 5 सितारा सुविधा दे रहे हो, जिसको जेल के शिक्षों में होना चाहिए था, आप उसको एक बंगले में ठहरा दिए। जेडीयू और बीजेपी द्वारा तीखे हमले का जवाब देते हुए कांग्रेस और जेएमएम ने एनडीए पर मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि झारखंड चुनाव में एनडीए गठबंधन का जो हाल हुआ है, ठीक वैसे ही बिहार चुनाव में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ इसको इसलिए खड़ा कर रहे हैं लोग कि बिहार में इनकी स्थिति खराब है। लालू जी की पार्टी के एक थ्रेट है इनके लिए, इनकी सत्ता जेडीयू और बीजेपी की जाने वाली हो। देखिए, कोई मौनी बाबा का बात नहीं है। जो जेल मैनुअल है उसी का पालन हो रहा है और जिनके पास में अनुमति है उन्हीं से मिलने दिया जा रहा है। अब कोई बौखला कर कुछ भी कहे, लेकिन सवाल है कि बिहार का चुनाव में लालू मुद्दा क्यों है? सवाल आरजेडी सुप्रीमो की मुलाकात से जुड़ा था, तो आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम ने भी एनडीए को घेरते हुए उन्हें लालू फोबिया होने की बात कही थी। पटना में मोटरसाइकिल रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, इस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया लोग को आता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे वो सही, इन लोगों को मेन है कि लालू फोबिया से ये लोग ग्रसित हो गया है। सारे मुद्दों पर ये विफल हो गए हैं। नतीजा आज ये है कि लालू फोबिया और हेमंत फोबिया के माध्यम से ये बिहार में हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता इन्हें नकार देगी। सवाल लालू प्रसाद से जुड़ा था, तो बिहार की सियासत का झारखंड में शिफ्ट होना लाजमी है। साथ ही मुकाबला और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। पटना से आशुतोष के साथ कामरान जलीली, सी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बीच 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम रांची पहुंची। ये टीम अगले 10 दिनों तक झारखंड में बढ़ते संक्रमण पर नजर रखने के साथ रोकथाम के उपायों का भी निरीक्षण करेगी। इधर इस दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलती केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय टीम झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसकी रोकथाम का जायजा लेने के लिए पहुंची है और अगले 10 दिन तक टीम में शामिल चिकित्सक संक्रमण की रोकथाम की तैयारी का निरीक्षण करेंगे। इस बीच केंद्रीय टीम
जमशेदपुर और धनबाद के कोविड अस्पतालों का भी सर्वेक्षण करेगी। 3 सदस्यीय टीम में डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, डॉक्टर तापस कुमार रॉय और अमरेंद्र प्रताप शामिल हैं। देखना है कि क्या रीजन है उसका, क्या कुछ करा जा सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है कि नहीं, बस ये। वहीं केंद्रीय टीम के झारखंड दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां इसे सीएम हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रयासों में तेजी का नतीजा बताया, झारखंड के साथ केंद्र सरकार के भेदभाव का आरोप भी लगाया, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्रीय टीम के दौरे पर कहा कि देर से ही सही केंद्र सरकार की टीम को झारखंड की सुध लेने का समय भी मिला। केंद्रीय टीम आ रही है, स्वागत करते हैं हम उसका, लेकिन बहुत देर कर दिया केंद्रीय टीम ने आने में। अन्य राज्यों में तो उनका दौरा पहले हो चुका था, तो झारखंड के साथ कहीं न कहीं भेदभाव वाली स्थिति है। तो हम समझते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमने पर्याप्त कोशिश की है और उसका फलाफल भी सामने आ रहा है। अब केंद्र सरकार की टीम आई है तो निश्चित रूप से वो भी अपना कुछ राय देगी, उस पर भी हम लोग पूरी तरह से अमल करेंगे। राज्य सरकार में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा केंद्र पर अनदेखी के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से ही झारखंड में कोरोना वायरस भयावह रूप लेने लगा है। तो जिस तरीके से ये साफ हो रहा है कि झारखंड सरकार पूरे तरीके से इस संक्रमण से लड़ने में विफल रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि झारखंड कोरोना से अच्छे से लड़ाई कर रहा है, लेकिन जिस समय अब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया तो केंद्र को इंटरवेन करना पड़ रहा है। जाहिर है झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे समय में केंद्रीय टीम का झारखंड दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसी को लेकर यह केंद्रीय टीम पहुंची हुई है जो निरीक्षण करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।